आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला एप्लीकेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल। ठीक, चलिए पहले बॉन्ड एंगल के बारे में जान लेते हैं। ठीक, देखिए बॉन्ड एंगल सबसे पहला कैटेगरी, हम हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल को जान सकते हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन डिफर देन हम क्या करेंगे, तब हम सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp2 एंड sp। जैसा कि हमको पता है sp3 में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है 109.28 और sp2 में 120 और sp में 180। ठीक, तो इस अनुसार अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड एंगल, हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ इस प्रकार आएगा। sp3, इसको हम फिर से डिलीट करते हैं, फिर से लगते हैं अच्छे से। ये sp3 था, ये sp2 था और ये sp था। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए इसमें तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत पैदा होगी अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तब। इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें दो कंडीशन आती हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ और लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगले पेज पे चलते हैं। पहला सिचुएशन लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एग्जाम्पल लेते हैं CH4, ठीक, NH3 और H2O। इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, NH3 का sp3, इसका भी sp3। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें एक लोन पेयर है और इसमें दो लोन पेयर है। डिफरेंट ये है। तो इस समय हमें अगर बॉन्ड एंगल डिसाइड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इसका फार्मूला है, जिसमें जितना ज़्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल, ठीक, जिसमें जितना ज़्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम। ठीक, अगर इसको हम लेते हैं तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा। ठीक है, ऑर्डर आ गया, पहला का ऑर्डर आ गया, अगर बॉन्ड प्रेजेंट है तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो, और दूसरा अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल है, वही हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे। ठीक, अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो देखिए हमने पहला सिचुएशन क्या लिया कि हाइब्रिडाइजेशन, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम। ठीक, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम हो जाए। थर्ड में अगर हाइब्रिडाइजेशन, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर दोनों सेम हो जाए, बोथ सेम, तो क्या होगा। देखिए इसमें भी दो सिचुएशन आती हैं। इसमें पहला सिचुएशन है सेंट्रल एटम,
सेंट्रल एटम अगर सेम है तो बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे, और दूसरा अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफर है तो कैसे देखेंगे। ये दो सिचुएशन अलग अलग है। ठीक, पहले की लेते हैं, पहला ये 1 और ये नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, पहला लेते हैं, अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक, और सराउंडिंग डिफरेंट है, सराउंडिंग ROUND, सराउंडिंग डिफर करता है, ये है, समझिए। तो अगर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग डिफर कर रहा है, तो क्या होगा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लेते हैं सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक, NH3 NF3 और NCl3। ठीक, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम सेम है और सिचुएशन क्या थी, लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए, लोन पेयर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर 1 1 1, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और इसके अंदर ये था कि सेंट्रल एटम भी सेम होना चाहिए, सेंट्रल एटम भी सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब सराउंडिंग डिफर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में, पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सराउंडिंग का जो एटम है उसका साइज क्या है। ठीक, सराउंडिंग एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो सराउंडिंग एटम का सबसे ज़्यादा साइज किसका है, Cl का, बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा, फिर F का, फिर H का, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ ये बन के तैयार होगा। ठीक है, याद हो गया, अगर सेंट्रल एटम भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है, ओनली सराउंडिंग डिफर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सराउंडिंग सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है और सराउंडिंग सेम है। तब अब ये दूसरी सिचुएशन आ गई, दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन, सेंट्रल एटम सेम डिफर कर रहा है और सराउंडिंग सेम है, सेंट्रल एटम डिफर करो, हम लेते हैं एग्जांपल पानी, वाटर, H2S और सल्फर से टेलीफोन आया। ठीक, पानी, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्राइटेरिया क्या था, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी sp3। ठीक, अब क्या दूसरा था कि लोन पेयर भी सेम होना चाहिए, तो ये रहा आपका लोन पेयर, लोन पेयर भी सेम है, गिन लीजिए 1 2 3 4, सारे के सारे सेंट्रल एटम के जो लोन पेयर हैं वो सेम है, तो दोनों क्राइटेरिया पूरा हो गया। लेकिन थर्ड क्या था कि सेंट्रल एटम डिफर करना चाहिए, ले सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलियम। अगर इसमें अब देखना हो बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे, इसके लिए भी एक स्पेशल तरीका है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल तरीका है, जो एक्चुअल तरीके से देखा जाता है वो साइज से देखा जाता है, सेंट्रल एटम का साइज। लेकिन हम आपको कुछ यूनिक तरीका बताएंगे, फिर से एग्जांपल लिख लेंगे यहाँ पे H2O, H2S, H2SE और H2TE। ठीक, अब इसमें हम कुछ यूनिक तरीका बताएंगे जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है,
स्ट्रक्चर बनाते हैं H2, यहाँ S, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ सेलेनियम, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, टेलुरियम, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सबके सेंट्रल एटम पे दो दो लोन पेयर दे देते हैं। ये लीजिए अपना लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर और ये रहा लोन पेयर। देखिए अब ये हमें एंगल देखना है, यही तो है एंगल ना, ये एंगल देखना है, ये आपका रहा एंगल। चलिए एंगल देखना चालू करते हैं। देखिए पहले सिचुएशन में हमने ये देखा कि सराउंडिंग एटम्स का जो साइज ज़्यादा होता है तो एंगल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट के अनुसार सेंट्रल एटम का जो साइज होता है, ठीक, वो डिसाइड करता है। ठीक, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम आपको नए तरीके से बताते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, समझ जाएंगे, हो जाएगा। ठीक, देखिए अब क्या है कि ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप बताइए, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? घटती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन आसपास में आएंगे, इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। जब रिपल्सन लगेगा बीच में तो एंगल बढ़ेगा। हम सबके एंगल का नाम दे रहे हैं, θ1, θ2, θ3 और θ4। देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल θ1। उसके बाद सल्फर के पास कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कम इलेक्ट्रॉन आसपास आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा तो कम आसपास आएंगे। जब कम आसपास आएंगे तो रिपल्सन कम लगेगा, θ2 भी कम हो जाएगा, इसी प्रकार θ3 और ये θ4। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो मतलब सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सेंट्रल एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। ठीक, इससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आराम से आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो समझ में आया? हमने आपको कितने कंडीशन बता दिए, फिर से चलते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे, और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो देखेंगे कि लोन पेयर है कि नहीं। अगर लोन पेयर है तो जिसके पास जितना ज़्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम। ठीक, अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन से सिंपल देखते हैं। अब दूसरे सिचुएशन में अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों के दोनों हैं और दोनों सेम हैं, तब क्या होगा? तब हम देखते हैं सेंट्रल एटम अगर सेम है पहले में और सराउंडिंग एटम, ठीक, अगर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो हम क्या लगाएंगे? सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो हम साइज देखेंगे, जिसका जितना सराउंडिंग एटम्स का साइज उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। दूसरे सिचुएशन में सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देख लेंगे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो हाइड्रोजन या किसी भी जो सराउंडिंग एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंट्रल एटम की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो आपका रिजल्ट ये सामने आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे नंबर के एप्लीकेशन पे। दूसरा नंबर का एप्लीकेशन था बॉन्ड लेंथ। ठीक, बॉन्ड लेंथ क्या हो? देखिए जितना ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा, sp3, sp2 एंड sp। ठीक, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। एग्जाम्पल से समझते हैं,
sp3CH4 C2H4 एंड C2H2। देखिए इसमें CH4 में क्या होता है CH बॉन्ड लेंथ, इसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड। साइज के अनुसार हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइज ये होता है, ये होता है, फिर ये होता है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज होता है, ये sp2 होता है और ये sp3 होता है। तो साइज आपको समझ में आ गया। साइज का भी एप्लीकेशन आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अगले एप्लीकेशन की तरफ। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका हम अगर बॉन्ड एंगल निकालें तो स्ट्रक्चर बना के ही निकाल सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर सिमिलरिटी मिल रही है आपको सेंट्रल एटम की या सराउंडिंग एटम्स की, या लोन पेयर या हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो आप ये सब रूल लगा सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट मालिक्यूल दे दिया जाए, जैसे CO2 हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन अगर आया, अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो आप उस अनुसार से आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जांपल हमने लिखा है, CO2 हो गया, XgF2 हो गया और NO2 हो गया, जिनमें आप अगर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या हो गया लीनियर, ये तो एक्चुअल में लीनियर भी होता है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे तो। लेकिन XgF2 का क्या, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जो कि हमने आपको बता दिया है किस प्रकार से हाइड्रोज फ्लोरीन लगता है। तो ये भी तो लीनियर हो गया, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है डिफरेंट है। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, लेकिन ये और ये दोनों शेप सेम है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं, NO2, इसका भी अगर आप देखेंगे, ये लो, ये भी लीनियर है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ और, इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ और, लेकिन तीनों का जो शेप है वो सेम है। तो सबसे पहले हमें प्रिफर करना चाहिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं और अगर उनके अंदर लोन पेयर भी पाया जा रहा है, तो स्ट्रक्चर बना के ही सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ से सीख के जाएंगे कुछ और, वहाँ पे आएगा कुछ और। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। CO2, BF3 और BF4 माइनस, इसका देखिए sp2 और sp3। ये तो सिंपल है, सिंपल आप बता देंगे ये। ठीक है, ये लीनियर होता है, ये क्या होता है ट्राइगोनल होता है, और ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, सिंपल सरल बता दिया। फिर एग्जांपल लेते हैं BCl3 BBr3। इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है। देखिए अब इसमें आप देखेंगे सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो आप रूल लगा देंगे कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो जिसका सराउंडिंग एटम्स का साइज ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। लेकिन ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए वो वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे सेम होगा, देखिए एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, Cl Cl और Cl। ठीक है, इसका साइज बढ़ा है, इसका साइज बढ़ा है और इसका साइज बढ़ा है, तीनों का साइज बढ़ा है, तीनों का साइज बढ़ा है, तो बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर इसका साइज बढ़ता तो ये हो सकता था कंप्रेस हो जाता अगर यहाँ पे लोन पेयर होता, लेकिन यहाँ पे सबके सब बॉन्ड पेयर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, अगले एग्जाम्पल में हम आते हैं
SO2 BF3, SO2 BF3, ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है sp2, इसमें क्या है sp2। अब इसमें sp2 कैसे है, देखिए इसमें एक लोन पेयर है, ठीक, और इसमें लोन पेयर नहीं है। अब अगर बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे, ठीक, तो लोन पेयर के हिसाब से क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा उसके पास रिपल्सन ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और उसका बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक, NH3 के साथ, तो इसमें भी यही होगा, इसमें भी NH3 का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, ठीक, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो कंडीशन फॉर नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है होता क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब कोई भी सेंट्रल एटम की तरफ सराउंडिंग एटम अप्रोच करता है, ठीक है, और अप्रोचिंग में भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाके हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे आयनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी कारण है, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन ना होने का कारण क्या है, देखिए सबसे पहले कारण ये है कॉज फॉर नॉन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है अपने ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी में लाने की, ठीक है, ये भी एक कारण है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम लार्ज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर लो है तो भी हाइब्रिडाइजेशन लो होता है। देखो होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है। पहला क्राइटेरिया कि सेंट्रल एटम का साइज लार्ज होना चाहिए, लिखते हैं लार्ज साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। सराउंडिंग एटम्स की है लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन होती हैं जिससे हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही लो होता है, ठीक। एक और है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं इसको। एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज, ठीक। आपको पता है एग्जिस्ट वही करता है जो स्टेबल होता है, ठीक है। नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि अपने हाई वैलेंसी में एग्जिस्ट करते हैं, कब, जब इलेक्ट्रोनिगेटिव सराउंडिंग एटम उनसे जुड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे देते हैं SF6, देखिए HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो सराउंडिंग एटम है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होता उतना, और इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट क्या करता है, SF6। इसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है
कि जब कोई सेंट्रल मेटल के तरफ कोई भी एटम अप्रोच करता है, ठीक, तो एटम के अप्रोच करने के अनुसार ही सेंट्रल एटम अपने आप को हाइब्रिडाइज करता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइज करता है। अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अप्रोच करता है तो सेंट्रल एटम्स का जो डी ऑर्बिटल होता है वो इवॉल्व हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक। और अगर नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम्स अगर अप्रोच कर रहा है तो डी ऑर्बिटल्स इवॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए SF6 एग्जिस्ट करता है और HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा, इम्प्रॉपर कोवैलेंसी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कोवैलेंसी जब तक सेकेंड पीरियड की 8 के ऊपर नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। और अगर आपके सामने हम एक कंपाउंड दे दें जिसका एक है CCl4 और दूसरा है CCl6, तो आप किसको एग्जिस्ट करेंगे, किसको नहीं? देखिए, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो कोवैलेंसी है 8 से एक्सीड कर जा रही है, ठीक। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि भीड़ भाड़। हम आपको समझाते हैं। SI एग्जाम्पल लेके SiF6 और एक SiCl6। देखिए, इसका एग्जाम्पल हमने आपको पहले भी दे दिया था। देखिए, इसका ना एग्जिस्ट करने का एक और कारण होता है कि जो सराउंडिंग एटम होता है, अगर उनको किसी एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ हम सिचुएट करें, ये रहा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये खाली समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, 4 5 6, ठीक है। तो ये आराम से सिचुएट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ हम कोई बड़े बड़े एटम्स को सिचुएट करें, ये लीजिए, तो ये जो पांचवा और ये छठा है वो इनके प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये फ्लोरीन छोटा होता है और ये क्लोरीन बड़ा होता है। सिलिकॉन का तो साइज सेम होगा, ठीक। इसी प्रकार ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो समझ में आ गया आपको? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड तो हो गया, पाई बॉन्ड आखिरकार बनता कैसे है, पाई बॉन्ड। और हम आगे चलेंगे, बैलेंस बॉन्ड थियरी जानेंगे, इसी के अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी जानेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।